नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस चीज़ की चर्चा करने जा रहे हैं उसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति के नाम से हम जानते हैं। शिक्षण अभिवृत्ति है क्या? हम कह सकते हैं ये पेपर जो है, ये टॉपिक जो है, ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में काम आने वाली चीज़ है। स्पेशली नेट के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेट के साथ साथ बीएड, डीएलएड, बीटीसी और अन्य चीज़ों में भी आवश्यक है, पूछे गए हैं। आपका सुपर टेट में भी आवश्यक है। तो शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण के प्रति हमारी क्या सोच है, क्या व्यवहार है हमारा, क्या तरीका है हमारा, कैसे हम शिक्षण को बेहतर बना सकते हैं, शिक्षण के बारे में क्या क्या सुझाव है, इसकी चर्चा इस पेपर में की जाती है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शिक्षण की अवधारणाएं। टीचिंग कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं, टीचिंग कॉन्सेप्ट, टीचिंग है क्या? शिक्षण या इसको अध्यापन भी कहते हैं, चाहे शिक्षण कहो चाहे अध्यापन कहो। इसका सामान्य अर्थ है विद्यार्थियों को पढ़ाना। एक सिंपल सा शब्द में कहें, टीचिंग अभिवृत्ति को या शिक्षण की अवधारणाओं को, शिक्षण का सामान्य अर्थ है पढ़ाना, विद्यार्थियों को पढ़ाना। यह वह क्रिया है जिसमें एक शिक्षक विद्यार्थियों को नए प्रकार का ज्ञान देने या सिखाने के लिए उन्हें शिक्षित करता है। क्या है कि शिक्षण वह क्रिया है जिसमें एक शिक्षक विद्यार्थियों को नए प्रकार का ज्ञान देने व सिखाने के लिए उन्हें शिक्षित करता है। नए प्रकार का ज्ञान देने और सिखाने के लिए उन्हें शिक्षित करता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के कौशल का विकास करना और उन्हें भविष्य के योग्य बनाना होता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थियों में जो स्किल डेवलपमेंट की जाए, उनके कौशल का विकास किया जाए और उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाए कि भविष्य में जाकर वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपने परिवार और समाज के भरण पोषण और समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सके। ऐसी इस योग्य शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों को बनाया जाता है। शिक्षण का अगर शिक्षण अभिरुचि की बात की जाए, शिक्षण अभिरुचि का अर्थ क्या है? तो शिक्षण अभिरुचि के अर्थ की बात की जाती है तो शिक्षण अभिरुचि एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना ही शिक्षण अभिरुचि कहलाता है। एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाले गुणों का पाया जाना शिक्षण अभिरुचि कहलाता है। शिक्षण एक अनुशासनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक अनुशासनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं, एक विद्वान हैं फिलिप्स महोदय। फिलिप्स महोदय कहते हैं कि शिक्षण वह संस्था है, फिलिप्स के अनुसार शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है। जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह करना है। ये फिलिप्स की डिफिनेशन है। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है फिलिप्स की कि शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह करना है। शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह करना है। ये फिलिप्स की परिभाषा है। एक डिफिनेशन और हम पढ़ेंगे रेमंड के अनुसार
शिक्षण को विकास की वह प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षण को विकास की वह प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया जा सकता है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक तरीकों से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण में अनुकूलन करना सीखता है। अनेक तरीकों से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण में अनुकूलन करना सीखता है। तो ये रेमंड की डिफिनेशन है। रेमंड महोदय कहते हैं कि शिक्षण को विकास की वह प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षण को विकास की वह प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया जा सकता है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक तरीकों से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण में अनुकूलन करना सीखता है। ये रेमंड महोदय की डिफिनेशन थी। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले होता है अधिगम स्तर के आधार पर, हम किस तरह से क्या सीखते हैं, सीखने का स्तर क्या होता है, इसके आधार पर पहला प्रकार होता है। दूसरा, शासन व्यवस्था के आधार पर। अनेक समय पर अनेक शासन व्यवस्थाएं संचालित होती रही। वैदिक काल में व्यवस्थाएं दूसरी थी, बौद्ध काल में दूसरी थी, मध्यकाल में दूसरी थी। जैसे जैसा शासन का स्वरूप होता है वैसे ही शिक्षण का प्रकार निश्चित होता है। लोकतांत्रिक शिक्षा की प्रक्रिया में अलग तरीके का शिक्षण प्रकार होता है। निरंकुश शासन प्रणाली में अलग तरीके से शिक्षण का प्रकार होता है। फिर शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर हम संक्षिप्त रूप से चर्चा कर रहे हैं। फिर शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर, शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर आप कह सकते हो कि औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के 3 स्वरूप होते हैं। उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। औपचारिक, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण होते हैं। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का वर्गीकरण किया गया है। शिक्षण की प्रक्रिया का वर्गीकरण किया गया है। ब्लूम महोदय थे, ब्लूम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ब्लूम महोदय थे। ब्लूम महोदय ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, उनकी एक पुस्तक थी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, उसमें उन्होंने उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार बताए। ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, ये 3 प्रकार बताए शिक्षण के। ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक शिक्षण के रूप में परिभाषित किया। फिर शिक्षण स्वरूप के आधार पर, शिक्षण स्वरूप के आधार के बाद क्रियाओं के आधार पर। तो शिक्षण इतने प्रकार का होता है। ठीक, इसके बाद हम शिक्षण के उद्देश्यों की बात करते हैं। तो शिक्षण उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य है सामाजिक और शिक्षण का पहला उद्देश्य है सामाजिक और मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विकास। सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विकास क्या है? सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विकास, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है आध्यात्मिक और नैतिक विकास, आध्यात्मिक और नैतिक गुणों का विकास। तीसरा उद्देश्य है जीविकोपार्जन का विकास। शिक्षण द्वारा बालक को इस योग्य बनाया जाए जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, क्योंकि यह जब तक बालक जीविकोपार्जन के योग्य नहीं बन जाता है तब तक उसकी शिक्षा निरर्थक मानी जाती है। ज्ञान की वृद्धि एवं विकास, शिक्षण का एक उद्देश्य ये भी होता है कि सीखने वाले विद्यार्थियों के ज्ञान कोष में वृद्धि करे और उसका विकास करे निरंतर। पांचवा उद्देश्य है परिस्थितियों में स्थिति के अनुसार कार्यों को संपादित करना। शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है कि जैसी परिस्थिति हो वैसे ही हम कार्यों को संपादन करना सीख जाएं, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना सीख जाएं। ये शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो ये शिक्षण के कुछ उद्देश्य से संक्षिप्त सा परिचय जिनका हम कर रहे हैं। इसके बाद हम
ब्लूम के द्वारा निर्धारित शिक्षण के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। ब्लूम के आधार पर निर्धारित शिक्षण के उद्देश्य। ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण के उद्देश्य। तो है शिक्षण के उद्देश्य। ब्लूम महोदय कहते हैं कि ब्लूम महोदय ने शिक्षण तथा निर्देशात्मक उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। शिक्षण तथा निर्देशात्मक उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। जिन्हें 3H भी कहा जाता है। 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जिन्हें 3H कहा जाता है। 3H, पहला H हेड, दूसरा H हार्ट और तीसरा H हैंड। हेड ज्ञानात्मक, हार्ट भावात्मक और हैंड मनोगत्यात्मक। ये 3H की उन्होंने बात की। मनोगत्यात्मक या मनोसंचालित। तो ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण के उद्देश्यों को 3 श्रेणी, ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया है, जिसको 3H भी कहा जाता है। 3H में पहले H का मतलब होता है हेड अर्थात ज्ञानात्मक, दूसरे का हार्ट यानी भावात्मक, तीसरे का को हैंड यानी मनोसंचालित या मनोगत्यात्मक। ये 3 तरह से बताया है। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक क्षेत्र। पहला क्षेत्र कौन सा था? ब्लूम द्वारा जो निर्धारित क्षेत्र था वो ज्ञानात्मक क्षेत्र था, जिसको ज्ञानात्मक क्षेत्र को हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध बौद्धिक क्षमता के विकास से है। इसमें हम लिखेंगे ज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध बौद्धिक क्षमता के विकास से होता है। बौद्धिक क्षमता के विकास से होता है। किसका? ज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध बौद्धिक क्षमता के विकास से होता है और इसे 6 स्तरों में बांटा गया है। ज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 स्तरों में बांटा गया है। पहला स्तर है ज्ञान।
दूसरा स्तर है बोध। पहला स्तर है ज्ञान, दूसरा स्तर है बोध, तीसरा स्तर है उपयोग, चौथा स्तर है ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, पांचवा स्तर है संश्लेषण, और छठा है मूल्यांकन। तो जो ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण के उद्देश्य उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक या मनोसंचालित। जो ज्ञानात्मक क्षेत्र है, ज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध बौद्धिक क्षमता के विकास से होता है। ज्ञानात्मक क्षेत्र वह होता है जिसका संबंध बौद्धिक क्षमता के विकास से होता है, और इसको ज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 स्तरों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला स्तर इसका है ज्ञान यानी नॉलेज, दूसरा स्तर है बोध यानी कि कंप्रहेंशन, और तीसरा है उपयोग यानी एप्लीकेशन, चौथा है विश्लेषण यानी एनालिसिस, पांचवा है संश्लेषण यानी सिंथेसिस, और छठवां है मूल्यांकन यानी एवल्यूएशन। सबसे पहले हम देखें शिक्षण में सबसे पहले हमको ज्ञान होता है, ज्ञान के पश्चात हमको उसका बोध होता है, फिर बोध के बाद हम उसको उपयोग में लाते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इस तरह से ज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 स्तर होते हैं। फिर दूसरे स्टेप पर पहुंचते हैं हम भावात्मक। दूसरे स्टेप पर हम भावात्मक क्षेत्र की बात करते हैं। दूसरा क्षेत्र क्या है? भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र का संबंध शिक्षक और शिक्षार्थियों के भावात्मक संवेगों से होता है। भावात्मक क्षेत्र का संबंध शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच भावात्मक संवेगों से होता है। इसे 5 स्तरों में बांटा गया है। 5 स्तरों में बांटा गया है। तो भावात्मक क्षेत्र का जो संबंध होता है वो शिक्षक और शिक्षार्थियों के संवेगों से होता है। इसको 5 स्तरों में बांटा गया है। पहला है ग्रहण, दूसरा ग्रहण करने के बाद प्रत्युत्तर, तीसरा क्षेत्र है जो इसका तीसरा स्तर इसका वो आकलन, चौथा होता है संगठित करना, और 5वां स्तर इसका जो होता है वो निरूपण। भावात्मक क्षेत्र के 5 स्तर होते हैं। भावात्मक क्षेत्र का संबंध शिक्षक और शिक्षार्थी के संवेगों से होता है। इसके 5 स्तर होते हैं। सबसे पहला ग्रहण, दूसरा प्रत्युत्तर, तीसरा आकलन, चौथा संगठित करना और 5वां निरूपण करना। इस तरह से 5 स्तर होते हैं। इसके बाद मनोगत्यात्मक या मनोसंचालित क्षेत्र होता है।
मनोसंचालित क्षेत्र होता है। मनोसंचालित क्षेत्र का संबंध तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से होता है। मनोसंचालित क्षेत्र का संबंध तकनीकी कौशल के ग्रहण करने से, अधिग्रहण से होता है। इसे भी 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। मनोसंचालित क्षेत्र का संबंध तकनीकी कौशलों के अधिग्रहण से होता है, जिसको 5 स्तरों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रतिरूपता, प्रतिरूपता। सेकंड है हस्त कौशल, थर्ड है परिशुद्धता, एक्यूरेसी जिसे कहते हैं, एक्यूरेसी। चौथा है स्पष्ट अभिव्यक्ति, प्रकटीकरण। चौथा है प्रकटीकरण। और पांचवा है स्पष्ट अभिव्यक्ति। स्पष्ट अभिव्यक्ति। इस तरह से संचालित क्षेत्र जो होता है, मनोगत्यात्मक क्षेत्र जो होता है, उसका संबंध तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से होता है। इसको 5 स्तरों में विभाजित किया जाता है। पहला स्तर प्रतिरूपता, दूसरा हस्त कौशल, तीसरा परिशुद्धता, चौथा प्रकटीकरण और पांचवा स्पष्ट अभिव्यक्ति। इस तरह से ब्लूम के द्वारा निर्धारित शिक्षण के उद्देश्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 3 वर्ग जिसको 3H के नाम से जानते हैं। पहला H यानी हेड, दूसरा हार्ट और तीसरा हैंड। हेड का यानी कि ज्ञानात्मक, हार्ट का भावात्मक और हैंड का मनोसंचालित या मनोगत्यात्मक। ये क्षेत्र थे जो ब्लूम द्वारा निर्धारित किए गए थे। एक और ब्लूम के साथ एक और लोग थे जिनको गैगने और ब्रिक्स महोदय थे। गैगने ब्रिक्स और गैगने के अनुसार, ब्रिक्स और गैगने के अनुसार शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य। पहला शिक्षण उद्देश्य है इनके शिक्षण उद्देश्य को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जो ब्रिक्स और गैगने के अनुसार जो शिक्षण उद्देश्य हैं उनको 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसको 5H के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं उसको 5H के नाम से भी जाना गया है, कहा गया है। इसमें पहला है बौद्धिक कौशल, दूसरा है, पहला क्षेत्र है इसका बौद्धिक कौशल, दूसरा ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, तीसरा है मौखिक सूचना,
मौखिक सूचना। चौथा है संचालन कौशल। और पांचवा है अभिवृत्ति। ये ब्रिक्स और गैगने महोदय ने शिक्षण के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया उसको 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसको 5H के नाम से भी जाना जाता है। तो वो 5 श्रेणियां जो हैं उसमें पहला है बौद्धिक कौशल, दूसरा है ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, तीसरा है मौखिक सूचना, चौथा है संचालन कौशल और पांचवा है अभिवृत्ति। इस तरह से 5 श्रेणियाँ जो ब्रिक्स और गैगने का वर्गीकरण है उसमें 5 श्रेणियाँ आती हैं। इसके आगे के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।